शायद हाथों की लकीरें, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स में। और मंजिल तक पहुंचने के जज्बे के साथ में ही स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर गति, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट लेख चित्रों के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब तक हम देख चुके हैं वस्तुओं की अवस्थाएं क्या क्या होती है, उन वस्तुओं की स्थिति में जो बदलाव आता है उसको मापने के लिए कौन कौन सी भौतिक राशियों का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उन भौतिक राशियों की दर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी वस्तु की गति को समझने के लिए हम किसी भी वस्तु के द्वारा की गई गति को हम कैसे माप सकते हैं। उसके बाद अलावा हमने देखा है कि किसी भी वस्तु की चाल क्या होती है, विस्थापन क्या होता है और त्वरण क्या होता है। चाल के प्रकार, वेग के प्रकार और त्वरण के प्रकार भी हम पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड काफी सारे सवाल भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हमारा आगे आज क्या खास है, इस लेक्चर में हमारा ये खास है कि हम अब वस्तुओं की गति को ग्राफ के द्वारा, आलेखों के द्वारा पढ़ेंगे। हम किसी भी वस्तु की गति को उसके आलेख चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। किसी गतिशील वस्तु की स्थिति, चाल, त्वरण समय परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन होती है। अगर आपकी कोई भी वस्तु गतिशील है, अगर कोई भी आपकी वस्तु गति कर रही है, तो या तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। अगर वस्तु गति कर रही है तो स्थिति में परिवर्तन होगा। उसकी स्थिति में परिवर्तन को, चाल के परिवर्तन को, त्वरण में परिवर्तन को हम आलेख द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये जो गतिशील वस्तु की स्थिति, चाल और त्वरण के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है? समय के साथ साथ। समय के साथ वस्तु की स्थिति बदल रही है, समय के साथ साथ वस्तु की चाल बदल रही है, या फिर समय के साथ वस्तु का त्वरण बदल रहा है। तो इन सारी चीजों को हम लेख चित्रों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे समय के साथ किसी वस्तु की गति बदलती है, स्थिति बदलती है, चाल बदलती है, परिवर्तन बदलता है। या फिर ग्राफ देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि कोई वस्तु जो है असमान चाल से चल रही है या फिर एक समान चाल से चल रही है। किस प्रकार के वेग से जो आपकी वस्तु है वो गति कर रही है, या फिर किस प्रकार का त्वरण आपकी वस्तु जो है दिखा रही है। तो लेख चित्र आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं लेख चित्रों के बारे में। लेख चित्रों के बारे में आपने इस तरीके से देखा है, आपने बनाए भी हैं 8th क्लास के अंदर आपके काफी सारे डायग्राम्स। तो ये हमारा एक्स अक्ष होता है। लेख चित्र के अंदर एक हमारी एक्स अक्ष होती है और एक हमारी वाई अक्ष होती है। एक हमारी एक्स अक्ष होती है और एक वाई अक्ष होती है। एक्स अक्ष पर हम कोई डेटा ले लेते हैं, वाई अक्ष पर हम कोई डेटा ले लेते हैं, जो भी हमारे को क्वेश्चन में दिया जाता है कि कक्षा 7वीं के बच्चों के मैथ्स के नंबर, गणित के नंबर कुछ इस प्रकार है, या फिर कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं के बच्चों के गणित के नंबर कुछ इस प्रकार है। तो आप क्या कर लेते हो, यहाँ क्लास को रिप्रेजेंट करते हो कि हाँ भाई 6th क्लास का डेटा यहाँ आएगा, 7th क्लास का डेटा यहाँ आएगा, 8th क्लास का डेटा यहाँ आएगा। उस हिसाब से यहाँ पर आप प्लॉट कर लेते हो कि कितने बच्चों के 10 नंबर है, कितनों के 20 है, कितनों के 30 है। इस प्रकार से आप कुछ इस तरीके ग्राफ जो है आप बना करके आए हैं। लेकिन यहाँ हम इस तरीके के ग्राफ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम कुछ अलग तरीके के ग्राफ्स को पढ़ेंगे। आपका जो सेम चीज रहने वाली है, ये क्या है, ये अक्ष सेम रहने वाली है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर हम चीजों को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे, देखने से ही समझ आएगा। तो आगे लेख चित्र निम्न प्रकार के होते हैं। अब हम जब फिजिक्स के अंदर लेख चित्रों को पढ़ रहे हैं, गति से रिलेटेड लेख चित्रों को जब हम पढ़ रहे हैं, तो गति से रिलेटेड कौन कौन से लेख चित्र हम यहाँ पढ़ेंगे? दूरी, समय, ग्राफ। मतलब ऐसा लेख चित्र जो आपको किसके बारे में जानकारी दे रहा है? वो आपके वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और कितने समय में उसने वो दूरी तय करी है, इसके बारे में जानकारी देगा, जिसको हम इंग्लिश में डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। दूसरा है समय विस्थापन ग्राफ। मतलब किसी भी वस्तु ने दिए गए समय में कितना विस्थापन करा है, वो हम उस लेख चित्र से पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी बोलते हैं। थर्ड वन इज चाल समय ग्राफ, कि दिए गए पर्टिकुलर समय के अंदर या फिर दिए गए निर्धारित समय के अंदर वस्तु की चाल कितनी बदली है।
हमने पढ़े थे ना, अलग अलग प्रकार की चाल होती है, एक समान चाल, असमान चाल और तत्कालित चाल। तो तत्कालित चाल तो नहीं, पर एक समान चाल, असमान चाल या फिर किसी वस्तु की चाल बदली ही नहीं है। तो चाल और समय के बीच का भी जो आलेख है हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो लास्ट है वो है वेग समय ग्राफ। किसी वस्तु द्वारा वेग में किए गए परिवर्तन की दर को हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखो, दूरी समय ग्राफ, सबसे पहले जो हम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? दूरी समय ग्राफ या फिर दूरी समय लेख चित्र या फिर आलेख भी कभी कभी कह दिया जाता है। जब कोई पिंड, पिंड मतलब वस्तु, जब कोई पिंड एक समान चाल से गति करता है तो समान समय समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। ये हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं कि अगर कोई वस्तु एक समान गति कर रही है, एक समान गति कर रही है मतलब हर सेकंड में, हर एकांक समय में वो निश्चित दूरी तय कर रही है, नियत दूरी तय कर रही है, फिक्स दूरी तय कर रही है। मतलब पहले एक सेकंड में जैसे 2 मीटर चली, अगले 2 सेकंड में, अगले दूसरे सेकंड में, मतलब पहले एक सेकंड में 2 मीटर चली, फिर अगले सेकंड में वापस 2 मीटर चली, फिर उसके अगले सेकंड में वापस 2 मीटर चली, फिर उसके अगले सेकंड में वापस 2 मीटर चली। तो हर एकांक सेकंड के अंदर या फिर हर एकांक समय के अंदर वस्तु द्वारा एक नियत दूरी तय की जा रही है। और जब कभी भी कोई वस्तु एकांक समय में कोई नियत दूरी तय करती है तो हम क्या कह देते हैं कि जो वस्तु है वो एक समान गति है कर रही है। अब कभी भी आप एक समान गति का ग्राफ देखोगे तो वो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखेगा। कभी भी एक समान गति का अगर आप ग्राफ देख रहे हो, एक समान गति का ग्राफ जो है आपको हमेशा सीधी रेखा मिलेगा। आपको क्या देखना है? सीधी रेखा है, यहाँ दूरी है, यहाँ समय है। समय हमेशा एक्स अक्ष पर ही आता है, समय हमेशा एक्स एक्सिस पर ही आएगा, एक्स अक्ष पर ही समय को दर्शाया जाता है। और जो आपके चाल, त्वरण, त्वरण तो नहीं, चाल, वेग, स्थिति जो है वस्तु की वो हमेशा वाई अक्ष पर दर्शाई जाएगी। तो समय आपका हमेशा एक्स अक्ष पर आता है, ये चीज यहाँ पर फिक्स है। तो जब भी कोई वस्तु, अगर आपको देखना है कि भाई ये कैसा ग्राफ है, तो आप देखोगे कि चलो समय है, दूरी है, ठीक है, कैसी दूरी है, सॉरी कैसी गति कर रही है वस्तु, हमें तो ऐसे तो पता नहीं लग रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी वस्तु है वो सीधी, हमारी जो वस्तु की गति है उसको सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जा रहा है। मतलब ये गति कैसी है? एक समान गति है। अब इस चीज को हम करके भी देख लेते हैं कि कैसे ये जो एक समान गति है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे एक समान गति का ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर आपने क्लास ली है तो। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मान लो एक गति है, उसके लिए हम चीजों को यहाँ रख देते हैं। जब समय 0 सेकंड था तो आपकी वस्तु ने जो दूरी थी वो भी कितनी तय करी है? 0 मीटर तय करी है। अगले 1 सेकंड में वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है? मान लो 5 मीटर दूरी तय करी है। दूसरे सेकंड के अंदर वस्तु ने कितनी दूरी तय कर ली? और 5 सेकंड आगे चलाओगे तो 5 और 5 10 मीटर दूरी तय कर ली। अगले सेकंड के अंदर वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है? तो 15 मीटर दूरी तय कर ली है। अगले सेकंड में 20 मीटर। मतलब हर सेकंड के अंदर वस्तु 5-5 मीटर दूरी जो है वो तय करती जा रही है। हर सेकंड के अंदर वस्तु 5 मीटर चल रही है। तो इस चीज को हम ग्राफ पे बनाते हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष पर आप समय लोगे, इसको थोड़ा फेयर बना लेते हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष पर हम समय बनाएंगे, समय दर्शाएंगे। समय को हमेशा एक्स अक्ष पर ही बताना है। तो ये हमारा समय हो जाएगा। और क्या है दूसरा, दूसरी चीज क्या बता रही है? दूसरी चीज दूरी को दर्शा रही है। तो यहाँ पर हम दूरी को दर्शाएंगे, ठीक है। दूरी जो है हमारी मीटर में है और समय जो है हमारा सेकंड में है। तो इस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो जब तक हमें ग्राफ बनाना नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड। तो समय जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से सेकंड चलते जा रहे हैं। और जो दूरी है वो कैसे बढ़ रही है? 5-5 यूनिट का डिस्टेंस ले रही हूँ मैं, 0 5 10 15 20 एंड 25, ठीक है। जब समय 0 था तो वस्तु भी 0 पर थी। जब समय 1 सेकंड हुआ तो वस्तु ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? 5 मीटर का। जब समय 2 सेकंड हुआ तो वस्तु ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है?
2 मीटर का। जब समय 3 सेकंड हुआ है तो वस्तु ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? 15 मीटर का। जब समय 4 सेकंड हो गया है तो वस्तु ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है? 20 सेकंड, 20 मीटर का। तो अब इन सारे पॉइंट्स को अगर आप प्लॉट कर दो तो आपको जो एक, ये सारे पॉइंट्स को जब हम जोड़ते हैं, आप स्केल का यूज करके बनाना, मैंने बिना स्केल के बनाया तो थोड़ा सा ये डॉट से अलग जा रहा है, लेकिन आप जब इसको कॉपी में बनाओगे स्केल की मदद से प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ में, तो आपका ये जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। आप बना करके देखिएगा जरूर। तो हम देख रहे हैं कि जब भी वस्तु हमारी एक समान रूप से गति कर रही है, तो एक समान गति करने पर जो वस्तु का ग्राफ है वो हमेशा आपको एक सीधी रेखा में मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर आपकी असमान गति करेगी तो आपको जो ग्राफ है वो इस तरीके का मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि ग्राफ इस तरीके का मिले, इस ग्राफ का शेप ऐसे भी हो सकता है कि पहले वस्तु की जो चाल थी वो बढ़ रही थी, उसके बाद में एक हाई पीक पॉइंट पर पहुंची, और उसके बाद में जो वस्तु की चाल है वो वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो वापस अपने निश्चित स्थान पर पहुंच रहा है। तो हो सकता है कि जो उसके द्वारा तय की गई दूरी है वो पहले तो बड़ी है और उसके बाद में वो वापस अपने उसी स्थान पर वापस आ रहा है, जिस वजह से आपको ग्राफ इस शेप का भी मिल सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि असमान गति के लिए जब भी आपको ग्राफ मिलेगा तो वो वक्र होगा। अब वो वक्र कैसा भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। यहाँ पर इस चैप्टर में, इस क्लास में जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएंगे ग्राफ की मदद से, वो ज्यादातर स्ट्रेट लाइन ही आएंगे। ऐसे कर्व्ड वाले ग्राफ को सॉल्व करना जो है वो 11th क्लास में है। हमें 9th क्लास में सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स मिलेंगे, इजी ग्राफ्स मिलेंगे, जिसे स्टडी करना हमारे लिए आसान होगा। तो हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, दूरी समय ग्राफ खींचते समय समय को टी समय टी को एक्स अक्ष पर स्वतंत्र चर के रूप में लेते हैं, दूरी को परतंत्र चर के रूप में वाई अक्ष पर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये कि जब भी हम आलेख को ड्रॉ करेंगे या फिर गति के लिए जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो जो समय होगा हमारा उसको हमेशा एक्स अक्ष पर लेना है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और जो दूरी है उसको हम वाई अक्ष पर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। माना एक गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ निम्नवत है। आपको कोई वस्तु दे दी है, उस वस्तु की जो दूरी है वो किस तरीके से वो वस्तु दूरी तय कर रही है, वो आपको इस ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ देखो, यहाँ हमारा जो एक्स अक्ष है उसके ऊपर हमने क्या लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है सेकंड में, और जो वाई अक्ष है उसके ऊपर हमने दूरी ली है मीटर में। तो इस ग्राफ को जब मैं स्टडी करती हूँ तो क्या देखती हूँ कि जब समय 0 सेकंड था तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी कितनी थी, 0 सेकंड थी। जब समय 1 सेकंड हुआ तो वस्तु ने कितनी दूरी तय कर ली है, 10 मीटर। देख रही हूँ ना मैं कि जब समय 1 सेकंड हुआ तो वस्तु ने 10 मीटर की दूरी तय कर ली है। फिर समय 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में जो वस्तु है वो 10 मीटर दूरी तय करी थी, और दूसरे सेकंड पर भी वस्तु ने एफ पॉइंट पर दूसरे सेकंड पर भी वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है, 10 ही मीटर दूरी तय करी है। मतलब 0 से 1 के बीच में तो उसने 10 मीटर की दूरी तय कर ली है। 0 से 10 के बीच में तो उसने 0 से 1 सेकंड के बीच में तो उसने 10 मीटर की दूरी तय कर ली है, लेकिन अगले सेकंड के अंदर जो वस्तु है उसने कोई भी दूरी तय नहीं करी है। जो दूरी है वो पहले भी 10 थी और अभी भी 10 है। तीसरे सेकंड के अंदर भी वस्तु ने कोई दूरी तय नहीं करी है। तीसरे सेकंड में भी जो वस्तु है वो सेम पॉइंट पर खड़ी है। मतलब कोई पर्सन था, उसने 0 से स्टार्ट किया, पहले 1 सेकंड में वो बी पॉइंट तक पहुंच गया जो 10 मीटर दूर था, और दूसरे सेकंड में भी वो बी पॉइंट पर ही खड़ा रहा, तीसरे सेकंड पर भी वो बी पॉइंट पर ही खड़ा रहा, और तीसरे से चौथे सेकंड पर हम क्या देख रहे हैं, वो वापस जहां से उसने शुरू करा था वो वापस घूम करके वहीं आ गया है। मतलब वो वापस घूम करके बी से ए पॉइंट पर ही आ गया है। एक वस्तु थी, पहले सेकंड में उसने 10 मीटर की दूरी तय करी, दूसरे सेकंड में वही खड़ा रहा, तीसरे सेकंड में भी वही खड़ा रहा, लेकिन तीसरे से चौथे सेकंड में वो वापस घूम करके अपनी जगह पर आ गया, जहां से उसने शुरू करा था वो वापस वहीं पर आ गया। तो इस प्रकार के आपको कुछ ग्राफ दिए जाएंगे। इन ग्राफ को सिर्फ देख करके बताना नहीं है, हम इसको सॉल्व भी करेंगे कि वस्तु की चाल कितनी है। दूरी बटा समय क्या होता है, चाल होता है ना। तो इस ग्राफ से हम चाल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं ओ से ए के बीच की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर ओ से ए के बीच की बात करती हूँ, तो ओ से इस पॉइंट के बीच में, ओ से ए के बीच की बात करूं तो ए पर पहुंचने के लिए उसने समय कितना लिया है, ए पर पहुंचने के लिए उसने समय कितना लिया है, 1 सेकंड।
और दूरी कितनी तय करी है, दूरी कितनी तय करी है उसने, 10 मीटर। चाल क्या होता है, वस्तु की चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ग्राफ से हमें पता लगा है कि 10 मीटर है और उसने 10 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लिया, 1 सेकंड। तो यहाँ पर जो वस्तु की चाल है वो कितनी हो गई, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। अब यहाँ पर तो वस्तु रेस्ट पर ही खड़ा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन जो चाल है वो तो सेम ही है ना। ए से अगर मैं एफ पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगी तो क्या आएगा, ए की वैल्यू भी 10 है, एफ की वैल्यू भी 10 है, 10 में से 10 घटाया दूरी, तो वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में, पहले से दूसरे सेकंड के बीच में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 0 है। जब दूरी ही 0 है तो चाल भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरे से तीसरे सेकंड में भी चाल 0 हो जाएगी, और वापस वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस वाले केस के अंदर वापस क्या हो जाएगा कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वापस कितनी हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो वापस अपनी जगह पर आ गया है। समय लगा है 1 सेकंड का, और जो समय लगा है 1 सेकंड का, और जो तय की गई दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर ही है। ग्राफ का ओ ए भाग बता चुकी मैं आपको, ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ था, ये पूरा ग्राफ हमने स्टडी कर लिया है पहले से ही। यहाँ पर ओ देख लेते हैं क्या क्या था, 0 1 2 3 4, और ओ ए बी सी, यहाँ था 1 2 3 4 ए एफ बी, और ये पॉइंट था हमारे पास में सी, इस तरीके का कुछ ग्राफ था। तो ओ ए भाग को अगर हम देख रहे हैं तो समय के साथ साथ दूरी बढ़ रही है, भाई समय के साथ साथ दूरी बढ़ रही है, ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब समय के साथ साथ में जो दूरी है वो बढ़ रही है। पूरा हट गया, 1 सेकेंड। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि समय के साथ में यहाँ आपको दूरी दे रखी थी और यहाँ आपको समय दे रखा था पिछली स्लाइड में, तो समय के साथ साथ में दूरी बढ़ रही है। तो ग्राफ का ओ ए भाग वस्तु की एक समान को प्रदर्शित कर रहा है। एक समान चाल कैसी हुई, क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारा ग्राफ है वो एक सीधी रेखा है, तो वस्तु की चाल कैसी है, एक समान है। ग्राफ ए बी का भाग जो है, वस्तु ए से बी बिंदु तक रुकी है, उसने अपना डिस्टेंस जो है वो बदला ही नहीं है। तो इस चीज को देख करके हम क्या कह सकते हैं, जब वस्तु की दूरी बदल ही नहीं रही है तो वस्तु ने अपनी दूरी बढ़ाई ही नहीं है, वस्तु उसी पॉइंट पर खड़ी है। तीसरे भाग को देखेंगे तो ये भाग भी सरल रेखा है, ये भाग सरल रेखा है, मतलब इस वाले भाग में भी जो वस्तु ने कैसी गति करी है, एक समान गति ही करी है। यह विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारी जो वस्तु है वो हमारा जो ग्राफ है, हमारी जो सीधी रेखा है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से बीसी भाग को हम देखते हैं तो जो सीधी रेखा है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो विपरीत दिशा में है। तो हम यहाँ से देख करके क्या बोल सकते हैं कि वस्तु ने जहां से अपनी यात्रा शुरू करी थी वो वापस उसी बिंदु पर लौट रही है। ये सब इस ग्राफ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पीछे स्लाइड में हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। दूरी समय ग्राफ से वेग की तुलना करना। अब जब दूरी समय ग्राफ आपको दे दिया है तो उससे आप वस्तु के वेग के बारे में क्या बता सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था ना, देखो कभी भी जब हम ग्राफ्स को पढ़ेंगे ना, तो या तो हम उसका स्लोप निकालेंगे, या तो उसकी ढलान निकालेंगे, या फिर उसके अंडर जो एरिया आ रहा है ना वो निकालेंगे। अभी हमने स्लोप निकाला था, ग्राफ की ढलान निकाली थी, इस तरीके से, इस तरीके का आपको ग्राफ दे रखा था, तो हमने इस वाले एरिया को भी कैलकुलेट करा था दूरी बटा चाल करके, दूरी बटा चाल करके 10 मीटर प्रति सेकंड हमने दूरी निकाली थी। 10 मीटर प्रति सेकंड वस्तु की हमने चाल निकाली थी, दूरी को समय से भाग दे करके। तो कभी भी हम ग्राफ को जब स्टडी करेंगे तो हम उसके या तो ढलान को निकालेंगे, या फिर उसके नीचे आ रहे, उसके अंडर आ रहे एरिया को हम निकालेंगे, क्षेत्रफल को हम निकालेंगे। ढलान को निकालने से क्या होगा, क्षेत्रफल को निकालने से क्या होगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर समय है, हमेशा एक्स अक्ष पर समय ही आएगा, और दूरी आपको वाई अक्ष पर दे दी है। यहाँ पर दो वस्तुओं की गति को दर्शाया गया है, इस ग्राफ के अंदर दो वस्तुओं की गति को दर्शाया गया है। मान लो ये आपकी वस्तु 1 है, नहीं इसको ओ नहीं मानते, इसको हम कुछ और मान लेते हैं। मान लो ये आपकी वस्तु 1 है और ये आपकी वस्तु 2 है। हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु 1 ने, पहली वस्तु ने
0 से P पॉइंट के समय लिया है, ये समय की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों वस्तुओं द्वारा निश्चित दूरी को तय करने के लिए लिया गया समय समान है। भाई इसने 5 सेकंड लिए तो इसने भी 5 सेकंड लिए, कैसे पता पड़ रहा है? देखो इस लाइन को जोड़ो, दोनों के लिए वैल्यू पॉइंट जो है वो सेम आ रहा है ना, मतलब दोनों वस्तु द्वारा लिया गया समय सेम है। अब 5 सेकंड में ये जो पहली वस्तु है वो 0 से Q तक पहुंची है और जो दूसरी वस्तु है वो 0 से R तक पहुंच गई है। तो यहां पर हम तुलना करते हैं कि कौन सी वस्तु ने दूरी ज्यादा तय की है। पहले तो हम ये देख लेते कि कौन सी वस्तु ने दूरी ज्यादा तय की है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर देखो साफ साफ दिख रहा है, ये आपकी दूरी वाली अक्ष है, ये वाली अक्ष जो है y अक्ष जो है आपको दूरी बता रही है। अगर मैं 0 से Q वाली पहली वस्तु की बात करूं, ये वस्तु ने Q तक ट्रेवल करा है, इसको अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर जोड़ू, T पॉइंट पर जोड़ू, मान लो ये है 0, ये है 5, ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, इंक्रीज होते हैं नंबर, डिक्रीज थोड़ी होते हैं। ग्राफ जब भी बनाते हैं तो जो संख्या है वो बढ़ते क्रम में आती है, घटते क्रम में थोड़ी आती है। तो यहाँ पर जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो हमने क्या देखा कि जो वस्तु पहली वस्तु है वो 0 से ए तक, सॉरी 0 से Q तक गई है और Q तक पहुंचने के लिए उसने मान लो 5 मीटर की दूरी जो है वो तय करी है। वहीं जो दूसरी वस्तु है वो 0 से R तक गई है और R तक पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय करी है, 10 मीटर की दूरी तय करी है। तो हम साफ साफ देख रहे हैं कि जिस वस्तु ने ज्यादा दूरी तय करी है उसका स्लोप जो है वो बड़ा है। स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप को आप कैसे नापोगे? स्लोप मतलब बीच का एंगल। जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो क्या होता है, ग्राउंड के साथ में इस तरीके से एंगल ही तो बनता है। स्लोप क्या होगा? आपने ट्रायंगल देखा है? कभी भी आप किसी वस्तु का स्लोप देख रहे हो मतलब आप देख रहे हो कि उसने जमीन के साथ में कितना एंगल बना रखा है। एंगल इतना है, इतना है, इतना है या फिर इतना है। जितना ज्यादा आपका स्लोप का वैल्यू होगा, जितना ज्यादा एंगल का वैल्यू मैं बढ़ाती जाऊंगी उतना ज्यादा स्लोप का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो ये है, ये आपका आधार है, ये भी आपका स्लोप बन रहा है। एंगल की वैल्यू थोड़ी बड़ी कर दूं तो ये भी आपका स्लोप बन रहा है। तो जितना ज्यादा एंगल होगा आपका उतना ज्यादा स्लोप होगा। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा? मतलब अगर आप एंगल को कैलकुलेट कर लो, अगर यहाँ से आप एंगल को कैलकुलेट कर लो तो यहाँ से आपको स्लोप का मान भी पता पड़ जाएगा। अब एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम? मैं बताती हूँ। देखो है ना, आपके ट्रिग्नोमेट्री है इस साल तो नहीं, लेकिन 10th क्लास में जरूर आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पढ़ाई जाएगी। तो कभी भी आपको किसी भी ग्राफ के अंदर किसी भी वस्तु का अगर ढलान निकालनी हो तो आप क्या करोगे, उसके y अक्ष को उसकी x अक्ष के साथ में भाग दे दोगे। क्या करोगे? उसके y अक्ष को उसकी x अक्ष के साथ में डिवाइड कर दोगे। आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना है मतलब थीटा। एंगल जो होता है ना उसको हम थीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे लाइन को L से दर्शाते हो, लाइन को एल से दर्शाते हो, मास को एम से दर्शाते हो, वैसे ही एंगल को हम किससे दर्शाएंगे? थीटा से दर्शाएंगे। थीटा दर्शा रहे मतलब यहाँ पर आपको क्या लेना है? ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी नहीं है लेकिन यहाँ पर हम टेन थीटा ले रहे हैं। आप बस याद रख लो कि स्लोप निकाल रहे हैं मतलब थीटा निकाल रहे हैं। कौन सा थीटा निकाल रहे हैं? टेन थीटा निकाल रहे हो। टेन थीटा क्या होता है हमारा? टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंबवत बटा आधार। टेन थीटा क्या होता है हमारा? लंबवत बटा आधार। ठीक है, अब आप ढंग से देखो, आधार तो क्या है? एक्स अक्ष हमारी आधार हो गई और लंबवत कितना हो गया है हमारा? लंबवत हमारा ये हो गया 90 डिग्री है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गई? हमारी लंबवत। तो लंबवत तो कितनी हो जाएगी? y, और बेस कितना हो जाएगा हमारा? x। तो हम जब ग्राफ को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और ग्राफ को पढ़ने के लिए हमें कभी भी स्लोप निकालना होगा तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? हम y अक्ष को x अक्ष के साथ में भाग दे देंगे। अब स्लोप निकालना ही क्यों है? अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया था कि अगर दूरी और समय, जब आप स्लोप निकाल रहे हो, जब आप स्लोप निकाल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? स्लोप निकालते समय आप y अक्ष को x अक्ष के साथ में भाग दे रहे हो। तो y अक्ष पर हमने क्या लिया है? y अक्ष पर हमने दूरी ली है ना, और x अक्ष पर हम क्या लेते हैं? x अक्ष पर हम समय लेते हैं। और जब हम समय को, दूरी को समय से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलती है? वस्तु की चाल मिलती है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी हम आलेख में, जब भी हम ग्राफ में किसी भी वस्तु के स्लोप को निकाल रहे हैं तो आप उस वस्तु की चाल को कैलकुलेट कर रहे हैं। चाल को कब कैलकुलेट कर रहे हैं? जब आपको x अक्ष पर तो समय दिया हो और y अक्ष पर दूरी दी हो। ठीक है, स्लोप निकाल रहे हो दूरी समय ग्राफ में तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? आप उस वस्तु के द्वारा
अटेन की गई या फिर उस वस्तु के द्वारा उस वस्तु में उत्पन्न हुई चाल की गणना कर रहे हो, उस वस्तु के अंदर उत्पन्न हुई हुई चाल को आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी वस्तु ने किस वस्तु की जो स्पीड ज्यादा तेज है। तो मैंने आपको बोल दिया कि आप भाग दे करके पता लगा सकते हो। वाई अक्ष को एक्स अक्ष के साथ में भाग दे दोगे तो स्लोप का मान निकल जाएगा। स्लोप का मान निकल जाएगा मतलब उस वस्तु की चाल निकल जाएगी। चाल क्यों निकल जाएगी? क्योंकि आपको जो इंफॉर्मेशन ग्राफ में दी हुई है वो क्या है? दूरी बटा समय की है, दूरी और समय की है। तो यहाँ पर क्यू वस्तु द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? ओ क्यू तय की गई है और समय कितना लिया गया है? ओपी। तो हम क्या करते हैं, जब स्लोप निकालते हैं y को x अक्ष से भाग दे देते हैं। तो दूरी कितनी तय की गई है? o से q तक चल, मतलब वो यहाँ से o पॉइंट से चल करके वो कहाँ आई है? q पॉइंट तक आई है। तो दूरी निकालने के लिए क्या कर दूंगी मैं? देखूंगी कि उसने उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो दूरी हम कौन सी अक्ष पे बता रहे हैं? इस y अक्ष पर हम दूरी को बता रहे हैं। y अक्ष पर जब हम दूरी को बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 0 से वस्तु कहाँ तक आई है? t तक आई है। कितनी दूरी वस्तु ने तय की है? 0 से t तक। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई? ot। और वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना हो गया? op। क्या है ये? y बटा x ही तो है। y बटा x मतलब 40 तो हो गया। सिमिलरली r वस्तु ने कितनी दूरी तय करी? तो 0 से s तक दूरी तय करी है। 0 तो o से s, 0 नहीं है वो o है, o से s, और समय कितना लिया है? op समय लिया है। अब जब इन दोनों इक्वेशन का मैं भाग देती हूँ, जब मैं वी क्यू को डिवाइड करती हूँ वी आर से, दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर देती हूँ? भाग दे देती हूँ। भाग क्यों दे रही हूँ मैं? क्योंकि मुझे देखना है कि किसका वेग ज्यादा है। मुझे क्या देखना है? कि किसका वेग ज्यादा है। किसका वेग ज्यादा है भाई? मुझे वेग कैलकुलेट करना है, मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू दे नहीं रखी तो मैं कंपेयर करके बता देती हूँ। ठीक है, तो वी क्यू का मान है आपका ओ टी बटा ओ पी और वी आर का मान है आपका ओ एस बटा ओ आर। तो मेरे को दोनों के वेग के बीच में तुलना करनी है। तो वी क्यू का वेग कितना है? ओ टी बटा ओ पी। और वी आर का वेग कितना है? ओ एस बटा ओ पी। ओपी से ओपी को काट दिया मैंने तो वी क्यू बटा वी आर कितना आया है? ओ टी बटा ओ एस आ गया। अब मुझे यहाँ से देख करके बताओ कि ओटी का मान ज्यादा है कि ओएस का मान ज्यादा है? ओटी दूरी ज्यादा है कि ओएस दूरी ज्यादा है? साफ दिख रहा है कि मैम ओएस दूरी ज्यादा है। अगर ओएस दूरी ज्यादा है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि वस्तु आर का वेग ज्यादा है? अगर ओएस दूरी ज्यादा है तो मैं कह सकती हूँ ना। क्यों भाई? क्योंकि वी क्यू का जो वेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है? ओटी पर। और वी आर का जो वेग है वो किस पर निर्भर कर रहा है? ओएस पर। क्योंकि ओटी और ओएस में से ओएस का मान ज्यादा है तो वस्तु पी और क्यू में से वेग भी किसका ज्यादा है? वस्तु आर का ही वेग जो है वो ज्यादा है। असमान गति के लिए दूरी ग्राफ अथवा तत्कालिक चाल ज्ञात करना। देखो तत्कालिक चाल आपके निकालने के लिए आएगी नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सिर्फ हिंट दूंगी, कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है वो चीज। कभी भी कोई वस्तु अगर असमान रूप से कभी भी अगर कोई वस्तु असमान रूप से गति कर रही है तो जो उसका ग्राफ हमें मिलता है वो एक वक्र मिलता है। बताया था मैंने आपको, पिछली स्लाइड में हमने देखा था दो ग्राफ, जिसमें से एक ग्राफ इस तरीके से था जो असमान गति को प्रदर्शित कर रहा था। तो असमान गति के अंदर क्या होता है? वस्तु हर क्षण के अंदर अपने द्वारा तय की गई दूरी का मान बदलती रहती है। ठीक है, अब जब वस्तु हर क्षण में अपने द्वारा तय की गई दूरी का मान बदल रही है तो उस केस में हम वैसे तो औसत वेग निकाल लेते हैं, लेकिन अगर मेरे को कोई पूछ ले कि वस्तु ने 0 से 10 मिनट तक कोई वस्तु चली है, 5 मिनट पर, जब समय 5 मिनट हो रहा था उस समय वस्तु द्वारा तय की गई गति कितनी थी? वो दूरी कितनी थी वस्तु द्वारा? 5 मिनट जब समय हो रहा था तो उस समय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? तो उस चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर समय 5 मिनट आ रहा है तो जैसे मान लो ये समय 5 मिनट ही है, तो 5 मिनट वाले समय को मैं क्या करूंगी? इस कर्व से मिला दूंगी और यहाँ से इसको डिवाइड कर दूंगी। अब यहाँ पर ये सीधी रेखा नहीं है तो स्लोप निकालना इतना इजी नहीं रहता है। इस चीज को हमें डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो वाला जो मेथड है हमारे 9th क्लास में नहीं है, इसीलिए हम इस चीज को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ रहे हैं। आपके जो कैलकुलेशन के लिए आएंगे वो ग्राफ्स आएंगे जिसमें सीधा स्लोप हो।
वक्र वाले स्लोप्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आएगी, इसलिए हम उस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको वक्र वाला ग्राफ देकर के पूछ सकते हैं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर यहाँ आपको समय दिया है, यहाँ आपको दूरी दी हुई है, तो आप बता दोगे कि सबसे पहली बात तो ये दूरी समय ग्राफ है, और क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो वक्र है, कर्व्ड है, इस वजह से ये असमान गति का ग्राफ है, या फिर जो आपकी वस्तु है वो असमान रूप से गति कर रही है, उस चीज का ग्राफ आपको यहाँ दिया हुआ है। समय डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में क्या है, आपको एक अक्ष पर विस्थापन दे देंगे और एक अक्ष पर आपको समय दे देंगे। विस्थापन बटा समय क्या होता है, विस्थापन को जब आप समय से भाग देते हो, या विस्थापन में हुए परिवर्तन को जब आप समय से भाग देते हो, तो आपको क्या मिलता है, वेग मिलता है। विस्थापन बटा समय क्या है, आपको अगेन क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। और स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, y को x एक्सिस से डिवाइड कर देते हैं। y एक्सिस पर हमें वेग दिया, विस्थापन दिया हुआ है, और x अक्ष पर हमें समय दिया हुआ है। तो जब हम समय को विस्थापन से भाग देंगे तो हमें वस्तु का वेग पता लग जाएगा। दूरी समय ग्राफ हमें चाल बता रही है, और विस्थापन समय ग्राफ हमें वेग बता रहा है। दोनों में स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए y एक्सिस को x एक्सिस से हम डिवाइड कर देंगे। अगर किसी गतिमान वस्तु के अलग अलग समय पर विस्थापन ज्ञात कर दोनों के मध्य ग्राफ खींचा जाए, जैसे हम हर सेकंड में वस्तु ने कितना विस्थापन किया है उसका आंकड़ा लेकर के उसका ग्राफ बना दे, तो जो ग्राफ बनेगा उसको हम समय विस्थापन ग्राफ बोल देंगे। इसकी सहायता से किसी भी गतिमान वस्तु का वेग निकाल सकते हैं। अभी बताया मैंने आपको कि अगर आप उसका स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप y अक्ष को x अक्ष से भाग दे रहे हैं। y अक्ष पर विस्थापन था और x अक्ष पर जो था वो समय था। विस्थापन को हम d से बता देते हैं और x अक्ष पर जो समय था उसको t से बता देते हैं। विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है। तो आप विस्थापन समय ग्राफ से किसी भी वस्तु का वेग निकाल सकते हैं। दो समान वेग से गतिमान वस्तुएं एक समय विस्थापन पर ग्राफ कर रही है। समय विस्थापन ग्राफ पर t1 व t2 समय में विस्थापन क्रमशः d1 तथा d2 है। दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु का जो विस्थापन है, यहाँ पर एक वस्तु जो दी गई है आपको, एक वस्तु दी गई है, और वो जो वस्तु है वो उसका विस्थापन कहाँ से कहाँ देख रहे हैं हम कि d1 से d2 ने d2 तक उसने विस्थापन किया है, और d1 से d2 तक पहुंचने के लिए उसने समय कितना लिया है, t1 से t2 का उसने समय लिया है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम उस वस्तु के द्वारा किया गया विस्थापन निकाल देंगे। विस्थापन निकालने के लिए क्या कर देंगे, फाइनल पॉइंट को इनिशियल से माइनस कर देंगे, तो विस्थापन आ जाएगा, और फाइनल समय को प्रारंभिक समय से माइनस करेंगे तो आपका लिया गया समय भी आ जाएगा। उस निश्चित विस्थापन को तय करने के लिए लिया गया समय आ जाएगा। दोनों को भाग देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा कि वस्तु का वेग कितना है। कैलकुलेशंस हम करेंगे। यहाँ का वक्र ढलान स्लोप भी है, जो स्पष्ट करता है P व Q बिंदु सरल रेखा पर कहीं भी लिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में जो मान है वो बराबर आएगा। कभी भी आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्लोप को, कभी भी स्ट्रेट लाइन वाले स्लोप को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो हर पॉइंट पर जो वस्तु का वेग है वो एक ही आएगा, जिससे क्या पता लगता है कि जो वस्तु है वो एक समान रूप से चल रही है, एक समान गति जो है वस्तु वो कर रही है। ये देखो, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया है, चाल मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर वस्तु की चाल दे दी है और यहाँ पर आपको समय दे दिया है। ठीक है, तो जब भी आपको समय और चाल का ग्राफ देंगे, आपको क्या दे दिया है, समय और चाल का ग्राफ दिया है, तो समय चाल ग्राफ से आप क्या बता सकते हो। चलो पहले तो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि समय तो बढ़ रहा है, एक्स अक्ष पर समय दिया है ना, तो समय तो बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु की चाल शुरुआत में भी p थी, समय t1 पर भी वस्तु की जो चाल थी वो सेम थी, पॉइंट चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ से लाइन तो एक ही है, मान तो एक ही चल जा रहा है। t2 टाइम पर भी जो वस्तु की चाल है वो समान ही थी। तो हम इस वस्तु के लिए क्या कह सकते हैं कि जो वस्तु है उसकी चाल कैसी है, नियत चाल है, फिक्स चाल है, बार बार बदल नहीं रही है। इस ग्राफ को देख करके हम क्या बता सक रहे हैं कि समय के साथ में वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस वस्तु के द्वारा चली गई चाल कैसी है, नियत चाल है, फिक्स चाल है, वो अपनी चाल को बार बार नहीं बदल रही है। मतलब वो हर समय 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही चल रही है, उसकी चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है।
यदि समय को एक्स अक्ष पर तथा चाल को वाई अक्ष पर लेकर दोनों के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ का जो प्राप्त ग्राफ हमें मिलेगा वो समय चाल के लिए मिलेगा। एक्स अक्ष पर एक समांतर सरल रेखा पी क्यू आर है, अर्थात ग्राफ से स्पष्ट है कि समय के बढ़ने पर वस्तु की चाल नियत बनी रही है। नियत मतलब है वस्तु की जो चाल है वो फिक्स रही है, चाल में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब चली गई चाल में ही परिवर्तन नहीं हुआ है तो वस्तु की चाल कैसी है? नियत है, फिक्स है, उसकी चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब मान लो कि वस्तु की चाल एक समान है, तब चली गई दूरी का प्रकार ज्ञात करें। कि समय चाल ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? आपको क्या दिया है? एक्स एक्सिस पर आपको क्या दे दिया है? समय दिया है। यहाँ पर अगर मैं पता लगाना चाहूँ कि भाई समय चाल ग्राफ से मुझे क्या पता लग सकता है, क्या पता लगा सकती हूँ मैं समय चाल ग्राफ से, तो भाई आप बोलोगे कि मैम पता लगा सकते हो कि वस्तु द्वारा चली गई चाल कैसी है, नियत है, एक समान है या असमान है। ठीक है, ये तो मैं पता लगा लूंगी। लेकिन क्या मैं समय चाल ग्राफ से उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पता कर सकती हूँ? अगर आप चाल का सूत्र देखो, चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल का सूत्र कितना होता है? दूरी बटा समय होता है। तो चाल का सूत्र हो गया दूरी बटा समय। अगर मुझे दूरी को ज्ञात करना है, अगर मुझे दूरी ज्ञात करनी है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर मैं वस्तु की चाल को लिए गए समय से गुणा कर दूं तो क्या मैं उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकाल सकती हूँ? सिंपल है ना। अगर भाई मुझे चाल पता है, वस्तु की स्पीड पता है, उसके द्वारा लिया गया समय पता है, तो मैं इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी नहीं निकाल सकती हूँ क्या? चाल और समय को गुणा कर दूंगी। अब उस ग्राफ पर आओ। मैंने आपको क्या बोला है कि ग्राफ पर अगर हम समय चाल ग्राफ देखें या कोई सा भी ग्राफ देखें तो एक्स अक्ष पर क्या रहता है? एक्स अक्ष पर आपकी हमेशा समय को प्रदर्शित करते हैं और वाई अक्ष पर हम किसको प्रदर्शित कर देंगे? दूरी को प्रदर्शित कर देंगे। मतलब अगर आपको समय चाल ग्राफ दे दिया है और आपको उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस वस्तु द्वारा नहीं सॉरी, यहाँ पर आपको दूरी नहीं दी है, आपको समय चाल ग्राफ है ना, आपको यहाँ पर चाल दी है वस्तु की। समय चाल ग्राफ है ना, तो आपको यहाँ पर वस्तु की चाल दी है। तो आपको इस वस्तु की चाल और समय के बारे में जानकारी दे दी है, तो दूरी निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? उस वस्तु द्वारा लिया गया समय और चली गई चाल को गुणा कर दोगे। अब समय को किस अक्ष पर लिया है? समय को हम लेते हैं एक्स अक्ष पर और चाल को किस अक्ष पर लिया है? वाई अक्ष पर लिया है, तो हम क्या कर देंगे? वाई इंटू एक्स कर देंगे। तो कभी भी किसी भी ग्राफ के अंदर अगर आपको किसी भी समय चाल ग्राफ के अंदर आपको वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है तो आप क्या कर दोगे? उस वस्तु द्वारा ग्राफ पर दिए गए मान को, एक्स अक्ष पर दिए गए मान और वाई अक्ष पर दिए गए मान को आपस में क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। जब हम दूरी निकाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि उस वस्तु ने एक्चुअली में कितनी दूरी तय करी है। और जब हम दूरी तय करते हैं तो हम क्या करते हैं? ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है ना, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ आपको ये एक आयत दिख रहा है। आयत का जो क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लंबाई कितनी हो गई है? लंबाई हो गई है बी और चौड़ाई कितनी लंबाई हो गई है आपको लंबाई बी दे दी और जो चौड़ाई है वो आपको एल दे दी। आप कैसे भी मान सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपको जब चाल और समय ग्राफ दे दिया है तो हम क्या कर रहे हैं? अंदर का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, अंदर का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर रहे हैं। क्षेत्रफल अगर मैं देखूं, आयत बन रहा है यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो मैं क्या करूंगी? लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दूंगी। चौड़ाई कितनी दे रखी है यहाँ पर? बी, ये चौड़ाई हो गई और ये क्या हो जाएगी? हमारी लंबाई हो जाएगी। तो अगर आपको ग्राफ के अंडर, स्लोप के अंडर, या फिर ऐसा बोल दो कि स्लोप के अंडर जो भी एरिया आ रहा हो, स्लोप के अंडर एरिया को, स्लोप के अंदर कितना एरिया आ रहा है इसको कैलकुलेट करना है तो आप वाई अक्ष को एक्स अक्ष के साथ में गुणा कर दोगे और स्लोप की गणना करनी है तो आप वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दोगे। जब आप स्लोप की वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको क्या पता लगेगा?
दूरी समय ग्राफ में जब आप स्लोप की वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको वस्तु की चाल पता लग रही है, और जब आप चाल समय ग्राफ में स्लोप के अंदर आ रहे एरिया को कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का पता लग रहा है। ये सारे की पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। जब वस्तु की चाल एक समान है तब चली गई दूरी से निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर आपको वस्तु की चाल दे दी है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को आप कैसे ज्ञात करोगे? 2 पॉइंट्स के बीच में ज्ञात करना होगा। दोनों का क्या निकाल लोगे? दोनों का अंतर निकाल लोगे। ठीक है। समय का अंतर निकालने के लिए क्या कर दूंगी? T2 माइनस T1, और विस्थापन या फिर दूरी का अंतर निकालने के लिए क्या कर दूंगी? S2 माइनस S1। वस्तु की चाल क्या होती है? विस्थापन बटा समय अंतराल, विस्थापन बटा लिया गया समय। ठीक है। अब चाल तो आपको पता ही है, चाल तो आपको पता ही है, चाल कितनी है? V है, और विस्थापन कितना है? S है, और समय कितना है? T है। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। अगर V को T से गुणा कर दूंगी तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी नहीं पता लग जाएगी? यही तो चीज हमने यहाँ सीखी है, बस वही चीज यहाँ लिखी है। अतः आप समय और चाल ग्राफ से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का पता लगा सकते हैं। यदि सरल रेखा में गतिशील वस्तु का वेग समय के सापेक्ष नियत है तो वह वस्तु नियत वेग से चलती है। अगर आपको समय चाल ग्राफ के अंदर वस्तु का वेग जो है वो समय के सापेक्ष नियत है, मतलब जो आपकी वस्तु है उसके द्वारा चली गई चाल फिक्स है, वस्तु द्वारा चली गई चाल अगर फिक्स है, सिर्फ समय बढ़ रहा है, चाल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उस वस्तु की चाल कैसी हो जाएगी? नियत चाल हो जाएगी। वस्तु की चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। यदि वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो पिंड की गति भी जो है त्वरित होगी। अगर वस्तु द्वारा की गई गति के अंदर या फिर वस्तु द्वारा किए गए वेग के अंदर परिवर्तन आ रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है, वेग में समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, वेग में समय के साथ परिवर्तन को क्या बोलते हैं? वेग में समय के साथ परिवर्तन को क्या बोलते हैं? त्वरण बोल रहे हैं। तो अगर आपके वस्तु की चाल, अगर आपको सेम टू सेम चाल की जगह यहाँ पे वेग लिख के दे देंगे, सेम ग्राफ बनेगा, सेम टू सेम ग्राफ बनेगा। अगर आपको वेग और समय का ग्राफ दे दिया है और हम देख रहे हैं कि जो वेग है वो समय के साथ बदल रहा है, तो जब समय के साथ वेग बदलता है तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं? त्वरण कह देते हैं। तो अगर आपके आपके ग्राफ में, आपके वीटी ग्राफ में, वेग और समय के ग्राफ में अगर स्लोप का मान, अगर चाल वेग नियत होगा तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और अगर वेग में परिवर्तन आ रहा है तो हो सकता है एक समान परिवर्तन आ रहा हो या फिर असमान परिवर्तन आ रहा हो। असमान परिवर्तन के लिए इस तरीके का ग्राफ बनता है और एक समान परिवर्तन के लिए इस तरीके का ग्राफ बनता है, और नियत वेग के लिए इस तरीके का ग्राफ जो है वो बनता है। तो अगर अगर आपका जो वेग है वो नियत है तो वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, एक्सीलरेशन जो त्वरण है वो 0 हो जाएगा। और अगर वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन आ रहा है तो वस्तु क्या कर रही है? त्वरण कर रही है। ये सारे पॉइंट्स आपको सारे दिमाग में याद रखने हैं। यहाँ पर आपको वेग दे दिया है और यहाँ पर आपको समय दे दिया है, तो वस्तु द्वारा किए गए त्वरण को नहीं निकाल सकती हूँ मैं? यहाँ पर वस्तु द्वारा वेग दे दिया गया और लिया गया समय दिया है, कैसे निकालूंगी? स्लोप की कैलकुलेशन कर लूंगी, स्लोप की कैलकुलेशन कर लूंगी तो क्या निकल जाएगा हमारा? एक्सेलरेशन निकल जाएगा। कैसे कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन? त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। वेग क्या है? वाई एक्सिस पर है, समय किस पर है? एक्स एक्सिस पर है। स्लोप निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। चलो निकाल के देखते हैं। वस्तु के द्वारा वेग में परिवर्तन कितना है? वस्तु के द्वारा वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में कितना परिवर्तन आया है? तो फाइनल पॉइंट को, अंतिम बिंदु को आरंभिक बिंदु से घटा देंगे। क्या है हमारे पास में? फाइनल बिंदु है V2 और इनिशियल बिंदु है V1। V2 का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड, V1 का मान है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन आया है? 5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो वस्तु है, अब दिख रहा है स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक समान वेग से जो वस्तु है वो गति कर रही है। तो हर सेकंड वस्तु के वेग में कितनी बढ़ोतरी होगी? 5 मीटर की बढ़ोतरी होगी, कि हर हर सेकंड में वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता जाएगा। लिया गया समय कितना है? लिया
गया समय कितना हो जाएगा? आखिरी समय क्या है? T2 माइनस T1। ये तो आप समझ गए होंगे, स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ। दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस निकालना है तो फाइनल वाले को इनिशियल से माइनस कर दो, अंतिम वाले को शुरुआत वाले से माइनस कर दो। तो T2 का मान है 6 और T1 का मान है 3। तो वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना हो गया है? 3 सेकंड। अब जब मेरे पास में वेग में परिवर्तन पता है, मुझे समय पता है, तो वेग और परिवर्तन को मैं भाग दूंगी। वस्तु के वेग को मैं समय से अगर भाग दूंगी तो क्या मेरे पास में वस्तु का त्वरण नहीं आ जाएगा? त्वरण को ऐसे बताते हैं, इसलिए ए लिखा है। वस्तु के द्वारा किया गया वेग में परिवर्तन है 5 और वस्तु द्वारा लिया गया है समय 3। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? मतलब वस्तु के द्वारा किया गया त्वरण, वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना है? 1.666। या आप 1 पॉइंट, इसका आंसर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1.67, या फिर किसी किसी बुक में 1.7 भी दिखा दिया जा सकता है, राउंड ऑफ हो जाता है वो इसीलिए। तो तीनों ही उत्तर जो है यहाँ पर करेक्ट है। राउंड ऑफ कर देते हैं, 5 से वैल्यू ज्यादा होती है तो इसको हम बढ़ा करके लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप तीनों ही आंसर लिख सकते हो। ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यूजुअली जो बुक में है ना, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट की वैल्यू बताते हैं, तो ये वाला आंसर आपको ज्यादातर बुक्स में दिया हुआ मिलेगा। तो वस्तु में उत्पन्न हुआ त्वरण कितना है? 1.67 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण जो है वस्तु में उत्पन्न हो रहा है। जब हमने वस्तु के वेग को समय से भाग दिया तो क्या करा? स्लोप ही निकाला। और स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? वाई अक्ष को एक्स अक्ष के साथ में भाग देते हैं। वाई अक्ष पर वेग है और एक्स अक्ष पर समय है, भाग दिया तो त्वरण आ गया। और अगर आपको वस्तु के द्वारा किया गया विस्थापन निकालना है तो इस स्लोप के अंडर जो एरिया आ रहा है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चंस आएंगे तो हम करेंगे सारी चीजें, कुछ भी छुड़वा नहीं रही हूँ मैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, देखो ये रहा आंसर, हमने निकाला ना आंसर, वही आंसर आ रहा है यहाँ पे। वेग समय ग्राफ से त्वरण की तुलना करते हैं तो ठीक है भाई, दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं के द्वारा किया गया वेग दे दिया है, दो वस्तु के द्वारा किया गया वेग दे दिया है, वस्तुओं के द्वारा लिया गया समय दे दिया है। अब हम देखेंगे किस वस्तु का त्वरण ज्यादा है। कुछ नहीं करना है, पहले हम क्या देखेंगे? त्वरण निकाल लेते हैं। हमारे पक को क्या पता है कि त्वरण क्या होता है? v बटा टी, विस्थापन बटा समय। वस्तु के अंदर, वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन की दर को ही तो हम त्वरण बोल रहे हैं। तो वस्तु के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, वेग में परिवर्तन हुआ है, उसको v से, और जो समय लिया गया है उसको t से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं वस्तु p को देखूं, वस्तु p का त्वरण अगर मैं देखूं, वस्तु के p के त्वरण के लिए क्या लिख सकती हूँ मैं? उसके द्वारा किया गया, वस्तु p द्वारा किया गया कितना, एक सेकंड, वस्तु p के द्वारा किया गया त्वरण वेग कितना है वस्तु p का? तो मैं क्या देख रही हूँ? वस्तु p का जो वेग है वो कितना हो जाएगा? s से t तक का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हम यहाँ देखेंगे कि दो वस्तुओं द्वारा किए गए, हमने दो वस्तुओं के द्वारा हुए वेग के परिवर्तन को नोट कर लिया है और उसका ग्राफ बना लिया है। अब हम कंपेयर करेंगे, अब हम तुलना करेंगे किस वस्तु में त्वरण जो उत्पन्न हुआ है वो ज्यादा है। पहले हम वस्तु P का त्वरण देखते हैं। वस्तु P का त्वरण देखना है। त्वरण क्या होता है? वेग बटा समय। वस्तु P का वेग कितना है? वस्तु P का वेग कितना है? ये तो आपको समय दे दिया है और ये आपको क्या दिया है? त्वरण दिया है। तो वस्तु, सॉरी, समय दिया है और ये आपको वेग दिया है। तो वेग कितना है? वस्तु P का वेग क्या है? यहाँ से मैं देखूँ तो O से T तक का है। तो वस्तु V का जो वेग है वो कितना हो जाएगा? ओटी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर ओटी नहीं ले सकते क्योंकि ये पूरा आपका वेग हो जाएगा। हमें जब त्वरण ज्ञात करना होता है तो हम क्या देखेंगे? जब हमें त्वरण ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ है। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ है? वेग में परिवर्तन हुआ है, पहले जो वेग था वस्तु का वो कितना था? अरे यार, वस्तु के अंदर उत्पन्न हुआ, हमें त्वरण देखना है। तो त्वरण P के लिए पहले हम देखेंगे कि वस्तु P के लिए कितना त्वरण है। तो हम देखेंगे उसका वस्तु V का, वस्तु P का जो वेग है वो कितना है? ओटी है, और लिया गया समय कितना है? OR है। उसी प्रकार वस्तु Q का अगर आपको, वस्तु Q का अगर आपको त्वरण ज्ञात करना है तो वस्तु Q के, वस्तु Q के वेग को आप गुणा कर देंगे
भाग दे देंगे उसके समय से। तो वस्तु Q का निकाल रहे हैं तो AQ लिख देंगे, क्योंकि वस्तु Q का त्वरण हम ज्ञात कर रहे हैं। वस्तु Q द्वारा किया गया विस्थापन कितना है? OS है, तो OS और लिया गया समय कितना है? OR है। दोनों इक्वेशन को भाग दे दो आप। 2 को 1 से भाग देने पर आप क्या करोगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग दे दोगे। तो दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ भाग दे देती हूँ, दोनों समीकरणों को भाग दूंगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कंपेयर करते हैं। ओ आर से ओ आर, सॉरी, ओ आर से ओ आर कट जाएगा, ओ आर से ओ आर कट जाएगा। तो एपी, वस्तु एपी के अंदर जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो किस पर निर्भर कर रहा है? ओटी पर। और वस्तु ओ ए क्यू के अंदर जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो किस पर निर्भर कर रहा है? ओ एस पर। अब ओएस ज्यादा है कि ओटी ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, O2 ज्यादा, ये दिख रहा है आपको, ओटी का मान ज्यादा है। तो वस्तु P के अंदर जो त्वरण उत्पन्न हुआ है, वस्तु P के अंदर जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो वस्तु Q के अंदर उत्पन्न होने वाले त्वरण से ज्यादा है। तो इस तरीके से स्लोप को आप ज्ञात करके बता सकते हो। यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते, अगर आपको नंबर दे देते तो अपन नंबर से कैलकुलेट करके बता देते, नंबर वाले वैल्यू को तो वैसे भी हम देख करके बता देते हैं। यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या देख रहे हैं कि जब भी कोई वस्तु का आपको वेग और समय का ग्राफ दे दिया है, तो कौन कौन से वाले स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी? जिस स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी उस वस्तु के अंदर त्वरण जो है वो ज्यादा उत्पन्न होगा। ये आपको असमान त्वरण के लिए दे दिया है, आपको सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ कर देना, इसमें कैलकुलेशन नहीं आती है। कभी भी वस्तु के अंदर असमान त्वरण होगा तो क्या होगा? वेग और समय का जो ग्राफ होगा वो एक वक्र बनेगा। असमान त्वरण के लिए होने वाले वेग समय ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। और यहाँ पर अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो? उस स्लोप से, यहाँ पर उस वक्र से क्या करोगे? एक स्लोप पास कराओगे। इस स्लोप की कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे सिलेबस में ग्राफ्स थे वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। अलग अलग तरीके के ग्राफ्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया है। अगले सेक्शन में, इससे जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जितनी भी चीजें मैंने बताई है, कौन से ग्राफ से क्या कैलकुलेट होता है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टॉपिक में क्लैरिटी हमें मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में हम देखेंगे किसी भी वस्तु की गति को समझने के लिए 3 समीकरण हम बनाएंगे। उन समीकरणों का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे, लेकिन इससे अगली क्लास में पहले हम ग्राफ वाले क्वेश्चन करेंगे और वस्तु के अंदर उत्पन्न हो रही गति के अंदर गति या फिर त्वरण को समझने के लिए या फिर वेग को समझने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 3 समीकरण देखेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर में मजा आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, बाय बाय।